देखिए, भारतीय संविधान का हमारे पास है, भारत के संविधान का भाग नंबर 3, और हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ही चीज़ें आपको कंठस्थ होंगी मूल अधिकारों के संबंध में। तो मूल अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में है। भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों और गैर नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार दिए हैं? 6 प्रकार के अधिकार दिए हैं। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक चलता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक चलता है। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक। फिर होता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, 29 और 30। 31 अनुच्छेद खत्म हो गया है अब। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 से लेकर 35 तक। करेक्ट। 14 से लेकर 32 तक के हमने जो अनुच्छेद पढ़े हैं उन्हें एक बार रिवीजन में ले आते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अफसरों की समानता। अच्छा, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अच्छा, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ये समानता का अधिकार हो गया। चलिए, अनुच्छेद 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? वाक और अभिव्यक्ति, दूसरा है निरायुध सम्मेलन, तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, चौथा है निवास का अधिकार, पांचवा है विचरण का अधिकार, घूमने का, और छठा है कोई भी व्यापार करने का अधिकार। चलिए, अनुच्छेद 19 क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 20 में क्या है? 2 सिद्धि के संबंध में। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 21 क में क्या है? शिक्षा से संबंधित शिक्षा का अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में। ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, वेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव का व्यापार नहीं होगा, उसे बिना पारिश्रमिक दिए उससे कोई काम नहीं कराया जाएगा, और इंसान से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर ना लगाया जाए। बच्चों के संरक्षण के बारे में है। चलिए, अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है? अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। करेक्ट। अच्छा, 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में क्या है? धार्मिक करों से मुक्ति, धार्मिक कर नहीं होंगे। अच्छा, 28 में क्या है? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा अधिकार धर्म वाला। अब आता है
शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अच्छा, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने के संबंध में। अच्छा, ये हो गया शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। उसके बाद में बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 32 से 35 तक चलता है। कल हमने इसी पे चर्चा करी थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ लिखना नहीं होता। पढ़ाई करने का मतलब लिखी हुई चीज़ों को याद रखना होता। मैं कैसा आपसे बात करता हूँ, किस तरीके से एक एक चीज़ को मैं आपके सामने लाता हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में उसी तरीके से सेट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बच के ना जाए। जब तक लो आपको हेडिंग याद नहीं होंगे, बेसिक जानकारी नहीं होगी, तब तक लो आप उस पर कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है? तो एग्ज़ाम बड़ा हो या छोटा, चाहे आप छोटे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करेंगे, स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे, तो भी यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। भाग नंबर 3 पर हम रुके हुए इस वजह से हैं क्योंकि भाग नंबर 3 के सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो अपना याद करने का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है? उसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए और ये मत सोचिए कि पहले लिख लें फिर बाद में याद कर लेंगे। हाथों हाथ चीज़ों को याद करते हुए चलिए। ठीक है? अभी संविधान में हमें लंबा चलना है, अभी सफ़र लंबा है। ठीक है? अभी तो भाग 3 पाए हैं, भाग 22 तक की बातें हमें कवर करनी है। ठीक है? तो याद करने का सिलसिला रखिए। याद देखो, कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप लोग तो डायरी आपके घर रह जाएगी, चीज़ें वो आपके साथ जाएंगी जो आपको याद हैं, और एग्ज़ाम उन्हीं चीज़ों से क्वालिफाई करते हैं हम लोग जो चीज़ें हमें याद होती हैं। ठीक है? तो समझिए चीज़ों को और याद करिए। कल हम लोगों ने बात करी थी अनुच्छेद 32 की। कल पूरे घंटे हम लोगों ने अनुच्छेद 32 के बारे में ही पढ़ा था। तो हमने कहा था अनुच्छेद 32 जो है, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें। तो पहला सवाल ये आया था कि बताइए मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 32, या फिर उसको कहोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा सवाल ये है कि देखिए भारतीय संविधान में ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके संबंध में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करेगा 226 के तहत। बताइए ये जो रिट हैं इनको हम और क्या कहते हैं? रिट का अर्थ क्या है? न्यायिक आदेश, मतलब जो न्यायपालिका है उसका ऑर्डर है। बताइए भारत में ये जो रिट है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, और ब्रिटेन में इनको राजा जारी करता है और ब्रिटेन में इनको न्याय का झरना भी बोला गया है। बताई थी बात। अब सवाल निकला था ये कि कितने प्रकार की रिट जारी होती है? 5 प्रकार की रिट। मैंने उनके नाम बताए थे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो सबसे पहले लिखवाया था बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताओ अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस। अच्छा, दूसरा था परमादेश, मैंडमस। तीसरा था, बोलो, प्रतिषेध क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। चौथा क्या था? उत्प्रेषण क्या कहते थे? सर्ट्योरेरी। और उसके बाद में 5वां क्या था? अधिकार प्रेक्षा। क्या कहते थे अंग्रेजी में? क्यू वारंटो। करेक्ट हो गई। अब देखो मुश्किल से 10 मिनट हमारे खर्च हुए हैं और हमने सब चीज़ों का रिवीजन कर रखा है। ठीक है? सब चीज़ों का हमने रिवीजन कर रखा है। ठीक है? अब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना कर रखा गया है, समझिए, तो उस व्यक्ति को
हाँ, उस व्यक्ति के लिए कोर्ट के द्वारा जारी की गई जो रिट होगी, न्यायिक आदेश होगा, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। इसी से संबंधित है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति के परिजन भी इस पर गौर ना करें, मान लीजिए, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके खिलाफ या उसके साथ आवाज़ उठा सकता है, उसे कहते हैं जनहित याचिका। तो अगर किसी व्यक्ति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति पर्सनली, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था ऐसे मामले में जनहित याचिका लगा सकती है। तो एक हेडिंग आप बनाएंगे, जनहित याचिका। जनहित याचिका याचिका का मतलब होता है जब आप याचिका लगाते हैं तब, याचना करते हैं तब। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, इसलिए इनको न्यायिक आदेश कहना ज़्यादा बेहतर है, याचिका ना कह के। ठीक है, चलिए एक हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग का नाम आज का हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जनहित याचिका की। जनहित याचिका, इसको शॉर्टकट हिंदी में बोला गया है, देखो, जहिया। जैसे जन, ही से हित, या से याचिका, तो शॉर्टकट में कहीं कहीं जहिया मिल जाता। अब जहिया कौन लिख रिया है, सब अंग्रेजी में बोलते हैं, तो PIL, इसको क्या बोलते हैं बेटा, PIL। और PIL को कहते हैं पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं हम, और इसी को शॉर्टकट में बोला गया है PIL, और अधिकांश लोग इसको PIL ही कहते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल सुनिए कि PIL का प्रावधान जो है वो किस देश से शुरू हुआ था। तो जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो जनहित याचिका की अवधारणा का उदय, जनहित याचिका की अवधारणा का उदय, मतलब ये कह रहे हैं कि जनहित याचिका की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। जनहित याचिका जैसे कंसेप्ट जो है, इनकी शुरुआत किस देश से हुई है। ठीक है, तो बेटा देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को हम USA भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, वो यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है। दूसरा एक सवाल बनता है कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है। भारत में जनहित याचिका का जनक तो ये माना जाता है PN भगवती को। PN भगवती ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। तो SC समझ जाओगे ना, SC, S से सुप्रीम कोर्ट और C से, S से सुप्रीम और C से कोर्ट। तो जब मैं SC लिखूंगा तो ये बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और अगर HC लिखूंगा तो हाई कोर्ट। इतना तो समझ रहे हैं ना। तो ये कौन थे, PN भगवती, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। तो भारत में जनहित याचिका की वकालत जिस आदमी ने करी कि जनहित याचिका भारत में आनी चाहिए, तो उसको लेकर आए PN भगवती। एक सवाल है, जनहित याचिका की जननी, माँ जिसको कहते हैं,
जनहित याचिका की जननी ये कहा जाता किसको बेटा, तो उनका नाम जरूर याद रखें, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। उनका नाम है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा PIL दाखिल करी है, 100 से अधिक PIL दायर की, और तमाम लोगों को इन्होंने इंसाफ दिलाने का काम करा है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, और जनहित याचिका के जनक जो है उनका नाम क्या बेटा, PN भगवती। और जनहित याचिका का जो कंसेप्ट है वो किस देश से आया है, तो वो है USA। अब सवाल ये उठता है कि जनहित याचिका क्या है, इसके बारे में देखिए। तो कहा गया है ऐसी याचिका जिसके माध्यम से, ऐसी याचिका जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, पीड़ित व्यक्ति की ओर से, पीड़ित व्यक्ति की ओर से पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है, उसे PIL कहते हैं, वो PIL कहलाती है। उसे हम बोलते हैं बेटा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, उसको हम PIL कहते हैं, उसको PIL कहा जाता है। अब पहले इस पूरे मामले को जो आपने नोट करा है, इसको व्यवहारिक रूप से आप समझते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गए बेटा वो जो क्वेश्चन आएंगे, ये तो आएंगे कि जनहित याचिका की शुरुआत किस देश से हुई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ये तो सीधे सीधे प्रश्न है। भारत में जनहित याचिका को कौन लाया था, तो PN भगवती, इसलिए जनहित याचिका के जनक हैं। जनहित याचिका सबसे ज़्यादा किसने लगाई है, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने, इसलिए उनको जनहित याचिका की जननी कहा गया है। लेकिन मामला व्यवहारिक रूप से PIL का क्या है, देखो पहले तो इसका नाम सुनिए, जनहित। जन कहते हैं जनता के, हित मतलब हित में। जो याचिका लगाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, उसको हम जनहित याचिका कहते हैं। जनता के हित में, वो मामला केवल आपके हित का ना हो, वो मामला केवल आपके हित का ना हो, वो पब्लिकली होना चाहिए। अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें व्यक्ति का निजी हित नहीं है बल्कि समाज का हित छुपा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति या संस्था उस मुद्दे को, उस मामले को या उस प्रश्न को कोर्ट के सामने जो रखेगा, उसे हम जनहित याचिका बोलेंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को किसी ने किडनैप करके बंदी बना रखा है, एक उदाहरण मान लो। अब वो किसी आदमी को पता है कि इसके घर में एक बच्चा बंद है, मान लीजिए बच्चे को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन जो है ना आदमी उसे छुड़ा नहीं सकता, लेकिन उसे क्यों बंदी कर रखा गया है, क्यों उस पर ये अत्याचार हो रहा है, ऐसे में वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था ये मामला कोर्ट के सामने उठा सकता है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में,
पीआईएल लगाई जा सकती है। तो पीआईएल जब लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मुद्दे को देखेगा, उस मामले को देखेगा, और फिर उस मामले को देखते हुए वो उन सब चीज़ों की छानबीन कराएगा, जांच कराएगा और फिर निर्णय देगा वो। ठीक है। कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ लोग दबंग होते हैं, और वो दबंग लोग जो है उनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता है ना, और वो अत्याचार या अनर्थ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई संस्था या कोई व्यक्ति उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल कर सकता है, पीआईएल दाखिल कर सकता है। और जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट उस मामले को जब संज्ञान में लेगा पीआईएल के माध्यम से, तो वो उसको सोल्व करेगा। ठीक है। तो पीआईएल क्या है, किसी भी मामले को कोर्ट के सामने लेके जाना। भाई अब सामने कौन लेकर जाएगा? पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित परेशान है, जा नहीं सकता, डर की वजह से नहीं जा सकता, किसी और वजह से नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई तीसरा आदमी पीआईएल लगा सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपने घर में लाउड स्पीकर लगा रखा है, मतलब डीजे बना रखा है, रोज़ाना खूब रात भर डीजे बजाता है, उससे लोग आसपास सो नहीं पा रहे हैं, उससे डीजे बंद कराने के लिए कहते हैं तो वो धमकी देता है। ऐसे में हाँ, हम कहाँ जाएं फिर? तो उस मामले को भी आप कहाँ उठा सकते हैं? पीआईएल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आप सबकी बात कहाँ रख सकता है? कोर्ट में ले जाकर फिर कोर्ट डिसीजन देगा कि वो डीजे बजेगा या नहीं बजेगा। ठीक है। अब कोई तत्कालीन समस्या का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी इस बारे में कहता है कि भैया आज प्रोग्राम हमारे यहाँ कल बंद कर देंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत क्या होनी चाहिए फिर? भाई तो समाज है, समाज का मतलब देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, सामाजिक रूप से चलती हैं। आज आपके घर में कोई फंक्शन है तो आपके घर शोरगुल तो होगा, मेहमान आएंगे, लोग चहल पहल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इससे अगर आपको आपत्ति होती है तो इसका मतलब फिर आप सामाजिक नहीं हो है। तो ये प्रोग्राम तो चलेगा, रेगुलर बात जहाँ तक है, जहाँ तक रेगुलर बात है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोर्ट के सामने नहीं पहुँच पाती, लेकिन पीआईएल के माध्यम से वो कोर्ट के सामने पहुँच जाती है। जैसे मैंने बताया था कि एक स्कूल के पास में शराब की दुकान थी, जो कि नहीं होनी चाहिए है। ऐसे में एक बच्चे ने पीआईएल लगाई, और पीआईएल लगा के जब कोर्ट के सामने वो मामला पहुंचा तो कोर्ट ने उस शराब की दुकान को वहाँ से हटवाया। अब आपको निस्तारण ही तो चाहिए, आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें स्कूल के पास ना हो, लेकिन ये मामला कोर्ट तक पहुंचना भी तो चाहिए। तो कोर्ट तक उस मामले को पहुंचाने का जो जरिया है वो पीआईएल है। अच्छा, पीआईएल कौन लगा सकता है? कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, कोई भी संस्था लगा सकती है। ये तो पीआईएल आपको समझ में आ गई भैया? चलिए, अब पीआईएल के बाद ये जो पीआईएल कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, वो आर्टिकल नंबर 32 से कनेक्ट है मान लो। ठीक है। चलिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। फिर भी आप नॉलेज के लिए अनुच्छेद 33, 34 और 35 भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनका रोल इतना बड़ा नहीं है जितना 32 का है। तो अनुच्छेद 33, 33 अनुच्छेद 33 में क्या है? देखिए, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों खुफिया एजेंसियों
खुफिया एजेंसियों तथा अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है ताकि उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके। अनुशासन बनाए रखा जा सके। उनके बीच अनुशासन बनाकर रखा जा सके। इस मामले को लेकर संसद को अधिकार है कि वो कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है आर्टिकल नंबर 33 के थ्रू। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं कि पेपर में ज़्यादा आना लायक हो। जनहित याचिका बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी, इसलिए मैंने उस पर चर्चा करी अच्छे से। मामला क्या है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो सबके पास हथियार है ना, तो सशस्त्र बल जो शस्त्र सहित बल है उनके बारे में, खुफिया एजेंसियों के बारे में, इसमें रो आता है, नहीं आता, हाँ आई भी आती है, इन सब के बारे में या अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वो सशस्त्र बलों के, खुफिया एजेंसियों के या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, जो सही होगा फैसले के अनुसार, जो उस वक्त की डिमांड होगी उसके हिसाब से, ठीक है, ताकि उनके बीच समुचित कार्य करने, सही ढंग से कार्य करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके। उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो संसद कानून बनाकर रोक सकती है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर कहीं कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है और कर्फ्यू की स्थिति में व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। होता नहीं होता, कर्फ्यू में बाहर घूमने की अनुमति होती है क्या, कोई फंक्शन करने की अनुमति होती है क्या? तो इसका मतलब यह है कि अगर कर्फ्यू की स्थिति है तो इंसान के, व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा या नहीं लगा, लेकिन वो टेम्परेरी है। वो क्या है? ऐसे सशस्त्र बलों के बीच में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए संसद उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित भी कर सकती है। ऐसा आर्टिकल नंबर 33 में बताया गया है। चलिए आर्टिकल नंबर 33 के बाद में 34 अनुच्छेद 34 यदि किसी क्षेत्र में सैन्य शासन उसको कहते हैं मार्शल लॉ कहते हैं कानून को, लागू है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है, तो संसद को यह अधिकार
दिया गया है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। अभी जो मैंने बात बताई थी आपको, मैंने अभी आपको बात बताई थी ना कि मार्शल लॉ मतलब कर्फ्यू। जब कर्फ्यू की स्थिति होती है किसी इलाके में तो वहाँ पर सैन्य शासन होता है नहीं होता, सेना का शासन होता है, पुलिस का शासन होता है। और सेना या पुलिस की बिना परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ। कभी कभी स्थिति ज़्यादा भयानक हो जाती है तो पुलिस को या सेना को जो पैरामिलिट्री उतारी गई होती है उसको गोली मारने तक का आदेश होता है। ऐसे वो हिदायत देते हैं कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलता है तो भैया वो मारा भी जा सकता, वो शिकायत ना करे। किस समय होता? कर्फ्यू की स्थिति में या मार्शल लॉ की स्थिति में। तो अगर मान लो मार्शल लॉ लगा हुआ है कहीं पर, या यूं कहें कर्फ्यू जैसी स्थिति कहीं पर अगर बनी हुई है, तो कर्फ्यू जैसी स्थिति अगर कहीं पर बनी हुई है तो क्या ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के मूल अधिकार खत्म हुए या नहीं हुए? बोलो। उस व्यक्ति के मूल अधिकार खत्म होते हैं। खत्म कौन करता है? संसद। खत्म कौन करता है? संसद। संसद खत्म करेगी उसके मूल अधिकारों को। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है, बहुत अच्छा मामला है। एक कानून है जो सेना को दिया गया है और वो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जनहित याचिका इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे अफसफा कानून जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में आता। ये आर्टिकल तो इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन एक कानून है जो पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें। उसे कहते हैं सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम। सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर एक्ट, इनके अक्षरों को मिलाओ AFSPA, अफ शपा। कभी कभी पेपर में ऐसा मिल जाता है अफ सपा। अब इसका पहला अर्थ समझ लीजिए, फिर इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। क्या मामला है? देखिए, सशस्त्र, ऐसे लोग जिनके पास में शस्त्र है, सेना के शस्त्र, राइफल, हथियारों से लैस सेना जिसको हम कहते हैं, उनको को विशेष अधिकार दिए गए हैं। विशेष अधिकार दिए हैं, उन्हें स्पेशल पावर दी गई है। अब पहला सवाल ये उठता है, ये स्पेशल पावर जो दी गई है, ये जो अफस्पा कानून आया है हमारे देश में, ये अफस्पा कानून कब आया था? अफस्पा कानून को कब शुरू किया गया था भारत में? तो 1958 में। 1958 में। अब सुनिए मामला क्या है। मामला सुनिए, मामला क्या है। जब मामला सुन लोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मामला सुनने के, समझने के लिए हम चलते हैं एक तरफ, और वो है हमारे देश का मैप। ये प्यारा सा इंडिया, ये इसका मैप है। आप देखिए, भारत के पड़ोस में तमाम देश हैं। मान लीजिए भाई, आप देख रहे हैं इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, नेपाल है
है ना, भूटान है, इधर आप देखोगे तो म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। समझते हैं ना, छोटी सी बात है। ये जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं पर अलग अलग फोर्स तैनात है हमारी। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ काम करती है। बोलो, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश सीमा पर भी बीएसएफ लगी हुई है। म्यांमार की सीमा पर असम राइफल काम करती है, असम राइफल्स कहते हैं, है ना। नेपाल और भूटान की सीमा पर एसएसबी काम करती है, समझिए। और चाइना के बॉर्डर पर आईटीबीपी काम करती है, आईटीबीपी। ये इन सशस्त्र बलों का अपना अपना जोन है, करेक्ट। अब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि ये जो म्यांमार का इलाका है और यहाँ से घुसपैठी भारत में घुस के गलत एक्टिविटी करते हैं, अवैध तरीके से भारत में आ जाते हैं और वहाँ के आम नागरिकों के साथ में घुल मिल जाते हैं, और घुल मिलने के बाद में मौका पाते ही वो कोई ना कोई अपराध करके छुमंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसा उनको रोका जाए? वो आम नागरिकों के साथ मिल जाते हैं। तो ये जो बॉर्डर का इलाका होता है ना, ये बॉर्डर का इलाका जो मान लो जैसे नागालैंड है, नागालैंड का बॉर्डर का इलाका है ये वाला, बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर अंदर तक, और बॉर्डर पर सेना तैनात है, पैरामिलिट्री तैनात है बॉर्डर पर। तो पैरामिलिट्री जब तैनात है तो बॉर्डर के आसपास अगर उन्हें कोई आदमी आता हुआ है जाता हुआ दिखाई देगा तो आते हुए जाते हुए उस आदमी की वो तलाशी लेंगे, उसे रोकेंगे, उसकी तलाशी लेंगे, उसका एड्रेस मालूम करेंगे, कंफर्म करेंगे। क्यों कंफर्म करेंगे? क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। वो आदमी ये ना कहे कि मेरे मूल अधिकारों को हनन हो गया है। पूरे देश में ऐसा थोड़ी होता। अब आप आते हो जाते हो तो कौन तुम्हें रोक रहा है? कोई रोकता थोड़ी है। लेकिन बॉर्डर के इलाके में जो सीमा के आसपास का इलाका है, वहाँ से अगर आवागमन कोई आदमी सीमा की तरफ जाता है या सीमा की तरफ से आता हुआ उसे दिखाई देगा सेना के जवान को, तो वो उसे रोक लेंगे, रोक कर उसकी तलाशी लेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ का रहने वाला है, क्यों गया है। उन्होंने कहा साहब मेरा खेत है, हमारे खेत हैं यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं, आधार कार्ड दिखाओ, ये पहचान दिखाओ, वो पहचान दिखाओ। वो आदमी ये ना कहे कि मेरे अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। उससे सवाल जवाब सेना कर सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कोई गलत मंशा से आया है, मान लो हथियार लेकर आया है, ठीक है, तो वो हथियार लेकर आया तो रुकेगा थोड़ी, सेना उसे रोकने के लिए बोलेगी, लेकिन वो रुकेगा नहीं, भागेगा। ऐसे में सेना को गोली मारने का आदेश होता है। अपसफा कानून के तहत सीधी गोली मारने का आदेश होता है अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो। और ये क्यों हुआ है ऐसा? ये देश की सिक्योरिटी की वजह से है, अपसफा कानून। तो गोली मारने तक का आदेश अपसफा कानून के तहत वहाँ पर दिया जाता है। और जहाँ अपसफा कानून होता है वहाँ के अधिकार, जो लोगों के अधिकार हैं, वो प्रभावित तो होते हैं या नहीं होते? भाई प्रभावित होते नहीं होते। आपने देखा होगा कोविड के समय पे, एक उदाहरण मैं मोटा सा बता दूँ, वो तो अपसफा नहीं था खैर। कोविड के समय पर घर से बाहर निकले, पुलिस ने पूछा हाँ कहाँ जा रहे हो? हम कहते जी तुम्हें क्यों बताया कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो 4 बैत मारते और हम ही कूदते हुए बताते जी कहाँ को जा रहे हो। अगर कोई दवाई लेने जा रही है तो उसे रोका थोड़ी गया। भाई बुखार है, जुकाम है, कोई समस्या है, वो दवाई लेने गया, उसने कहा कि मैं साहब दवाई लेने जा रही हूँ, बोले ठीक है जाओ। तो कितनी छानबीन थी। ऐसी अपसफा कानून के तहत बॉर्डर पर सख्ती के साथ में छानबीन होती है ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जाए। और जब अवैध घुसपैठ रुकेगी तो देश अमन और चैन से रहेगा ही नहीं रहेगा। और बाहर से अगर लोग आके बम ब्लास्ट कर कर के भाग जाए तो, सेना कुछ ना करे तो, है तो फिर देश के हालात गंभीर हो जाएंगे। तो अपसफा कानून समझ में आ गया। अपसफा कानून जो आया 1958 में, वो सेना को स्पेशल पावर देता है। और जिन हर जगह अपसफा नहीं है, जिन स्थानों पर अपसफा कानून लगा हुआ होता है, समझ रहे हैं ना, हाँ, वहाँ सेना को विशेष अधिकार होते हैं। और सेना वहाँ तलाशी ले सकती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, और भैया अगर नहीं मानेगा तो उसको गोली भी मार सकती है। वो क्या होता है अपसफा कानून के अंतर्गत?
सेना के विशेष अधिकार क्या क्या हैं यहाँ सेना को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सेना को विशेष अधिकार दिए गए हैं तलाशी लेना। कोई भी व्यक्ति है अगर उस इलाके में जाएगा जो अफसफा का जोन है तो उसकी तलाशी सेना लेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तलाशी लेगी। तलाशी के दौरान अगर वो अपनी आइडेंटिटी या कोई चीज़ नहीं दे पाता है तो भैया उसे अरेस्ट कर लेगी। सेना उसे क्या कर लेगी? गिरफ्तार करना। सेना उसको गिरफ्तार करेगी और वो सेना पर हमला करके भागने की कोशिश करेगा। अगर हथियार लेकर आया है तो सेना पीछे थोड़ी हटेगी, सेना उसको गोली मारेगी। फिर गोली मारना यहाँ तक अफसफा कानून के तहत है। अभी आपने सुना होगा 2-4 साल पहले की बात है, नागालैंड में अफसफा था और नागालैंड की एक महिला थी जिन्होंने उसका विरोध करा कि अफसफा का कानून हटाया जाए। उन्होंने अनशन भी करा, बहुत लंबे समय तक उनका अनशन चला। लेकिन किसी के अनशन करने से देश को जो है वो अनसिक्योर नहीं किया जा सकता, असुरक्षित नहीं रखा जा सकता। हर जगह अफसफा नहीं होता। जहाँ से ज़्यादा घुसपैठ होती हुई दिखाई देती है वहीं पर सेना को स्पेशल पावर दी जाती है। तो समझ में आ गई अफसफा कानून के बारे में, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। आज का दूसरा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, एक बताया जनहित याचिका और दूसरा अफसफा कानून। ठीक है, ये सेना को आर्टिकल 34 के तहत विशेष अधिकार देता है। वैसे तो आर्टिकल 35 में कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए वो आर्टिकल 35A पहला था, अब तो है भी नहीं। 35A आर्टिकल 35A के तहत हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट। आर्टिकल 35A में आता था दिल्ली एग्रीमेंट। और ये दिल्ली एग्रीमेंट कब था? ये दिल्ली एग्रीमेंट था 1952 का। और ये दिल्ली एग्रीमेंट बताया जाता है जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था। JL नेहरू और शेख अब्दुल्ला। और सब जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला का संबंध जम्मू कश्मीर से है। आर्टिकल 35A जोड़ा गया जिसको दिल्ली एग्रीमेंट भी कहा गया 1952 में। और ये जो दिल्ली एग्रीमेंट है ये कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार। आपने नाम सुना होगा, एक तो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हुए थे अनुच्छेद 370 के तहत और एक विशेष अधिकार मिले हुए थे अनुच्छेद 35A के तहत। 35A जब संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 35A पहले नहीं था, 1952 में जोड़ा गया है इसको 35A को। तो आपने नाम सुना होगा कि कोई भी बाहर का व्यक्ति कश्मीर में जाकर रह नहीं सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता। समझ में बात आ गई? अगर जो वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट भी है जो कश्मीर में, तो वो भी कश्मीरी नहीं बन सकता कभी भी। ये सब विशेष प्रावधान कहाँ के लिए थे? कश्मीर के लिए थे। और अब ये विशेष प्रावधान कश्मीर के क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो आर्टिकल 35A है ये समाप्त हो गया है। अब ये आर्टिकल समाप्त हो गया 35A। कब समाप्त हो गया भैया? 2019 में। 2019 में 5 अगस्त को 2019 में संसद में 2 आर्टिकल धराशायी हो गए। 2 आर्टिकल ख़त्म कर दिए गए थे, एक तो 370 और एक 35A। 35A को दिल्ली एग्रीमेंट भी कहते हैं। आपको पता होगा एक देश एक ध्वज, लेकिन पहले क्या था? एक देश दो ध्वज, 2 ध्वज 2 झंडे। कश्मीर का अपना अलग झंडा होता था और भारत का अपना अलग झंडा होता था। वो आर्टिकल 35A के तहत था। कश्मीर के अंदर कोई भी आदमी जाकर नहीं रह सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता, ये सब प्रावधान थे उसमें। अब देखिए
पुरानी बात हो गई है ना, पुरानी बात हो गई है तो, और वैसे ख़त्म हो गया तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो आज आप देखिए दिल्ली एग्रीमेंट बताया मैंने कब का है, 1952 का। ये याद रखना है, एक लाइन आपको, बस आपको अफसपा कानून याद रखना है और आपको याद रखना है जनहित याचिका के बारे में। बाकी आर्टिकल 32 याद रखना है, 33, 34, 35 से कोई लेना देना आपका ज़्यादा नहीं है, पेपर में नहीं आते हैं वो। ठीक है, और ये आज समापन हो गया है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स का। और तैयार रहें, किसी दिन भाग नंबर 1 का टेस्ट होना है आपका। भाग नंबर 1 का टेस्ट मैंने पहले बोल दिया है, आप रेडी रहें। किसी दिन भी भाग नंबर 1 का टेस्ट हो सकता है, 4 स्टार्ट करा देंगे, भाग नंबर 1 का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, चलिए भैया, बाकी कल देखते हैं।